Hello bachon, let's read the question. So the question over here says write critical notes on the following. ठीक है, तो सबसे पहला है यूट्रोफिकेशन. हमें यूट्रोफिकेशन के बारे में बताना है. तो यूट्रोफिकेशन मतलब होता है नेचुरल एजिंग ऑफ वाटर बॉडी. ठीक है, मतलब जितने भी आपके लेक्स, पॉन्ड्स या कोई भी वाटर बॉडी बनी है, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसकी एजिंग शुरू हो जाती है. अब एजिंग में क्या होता है, देखिए जो आपका नया नया वाटर बॉडी बना है उसमें मिनरल्स वगैरह का अमाउंट कम होगा, लेकिन जैसे जैसे लेक का एज बढ़ती रहेगी तो क्या होगा, उसमें मिनरल्स का अमाउंट इंक्रीज होगा. मिनरल्स का अमाउंट इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, उसमें ऑर्गेनिज्म आने लगेंगे, क्योंकि जहाँ पे मिनरल्स होंगे वहीं तो ऑर्गेनिज्म डेवलप करेंगे. तो प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपके बड़े बड़े एनिमल्स वगैरह जैसे फिशेस वगैरह वो भी डेवलप होने लगेंगे लेक्स या पॉन्ड्स या जो भी वाटर बॉडी है. राइट. तो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बढ़ने लगेंगे वैसे वैसे डेड ऑर्गेनिज्म भी बढ़ने लगेंगे. तो ये क्या होता है, डेड ऑर्गेनिज्म जो आपकी वाटर बॉडी है उसके नीचे बॉटम में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं. फिर क्या होता है, सैंड और सिल्ट भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट हो जाने लगता है. तो मान लीजिए ये आपकी वाटर बॉडी है, ये पहले पूरी क्लियर होती है. अब इसमें मिनरल्स आए तो एनिमल्स आए. एनिमल्स क्या है, नीचे जो डेड और एनिमल्स है या ऑर्गेनिज्म प्लांट्स वगैरह भी हैं वो नीचे इकट्ठा होने लगे. ठीक है, फिर क्या हुआ, सैंड और सिल्ट भी आने लगा साथ साथ में. तो धीरे धीरे क्या होता है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ये वाले जो लेक है वो शैलो होता रहता है. पहले कैसा था, डीप, अब कैसा है, शैलो, मतलब नीचे बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, और एक टाइम आएगा कि ये पूरा ही भर जाएगा सैंड और सिल्ट से, और ये लेक से लैंड बन जाएगा. मतलब वाटर बॉडी जिस जगह पे थी वहां पे अब क्या आ जाएगा, अब लैंड आ जाएगा. ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है यूट्रोफिकेशन का, और ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली होता है. तो हम यहाँ लिखेंगे यूट्रोफिकेशन एज नेचुरल एजिंग ऑफ वाटर बॉडी. इसी को हम कह रहे हैं यूट्रोफिकेशन. अब किसी भी वाटर बॉडी की नेचुरल एजिंग कैसे होती है, जो कि प्रोसेस हमने अभी पूरा समझा कि एज लेक ages, amount of minerals and nutrients in it also increases. Nutrients in it also increase. ठीक है, उनका अमाउंट भी इंक्रीज होने लगता है. राइट. अब इनका अमाउंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म आने लगेंगे. ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जैसे कि लिविंग, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट inhabiting, rather we could write inhabiting, start inhabiting the area या फिर inhabiting the water body. अब जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे डेड ऑर्गेनिज्म भी बढ़ते रहेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि डेड ऑर्गेनिज्म एंड sand and silt start depositing at the bottom. नीचे की तरफ ये डिपॉजिट होने लगेंगे, स्टार्ट डिपॉजिटिंग एट द बॉटम. अब बॉटम में डिपॉजिट होने की वजह से धीरे धीरे क्या होगा, ये लेक या ये वाटर बॉडी क्या हो जाती है, वाटर बॉडी becomes shallow and warm. ठीक है, अब जैसे जैसे वो शैलो होती जाती है या वार्म होती जाती है तो अल्टीमेट स्टेप क्या होता है, इसको कवर अप कर लेते हैं बॉग्स. ठीक है, बॉग्स ये प्लांट्स हैं. ठीक है, फिर इसके बाद अल्टीमेटली आपका जो ये एरिया था वो लैंड बन जाएगा, शैलो होते होते लैंड बन जाएगा. तो आपने कहाँ से शुरू करा था, वाटर बॉडी से, लेक. ठीक है, और ये क्या बन गया, लैंड. तो ये किसे कहते हैं हम, नेचुरल एजिंग ऑफ वाटर बॉडी. अब यूट्रोफिकेशन का जो प्रोसेस है, यूट्रोफिकेशन ये आपका नेचुरली होता है, लेकिन ये
अगर हमारी एक्टिविटीज की वजह से हो तो उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल। कोई भी चीज जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रही है उसे कहते हैं हम एंथ्रोपोलॉजिकल। तो यूट्रोफिकेशन आपका नेचुरल हो सकता है या फिर आपका एंथ्रोपोलॉजिकल हो सकता है। एंथ्रोपोलॉजिकल, सॉरी, एंथ्रोपोलॉजिकल। तो जो ये नेचुरल प्रोसेस है ना, ये स्लो होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में होने वाला है कि आपने अभी लेक देखा और 1-2 साल बाद वहां लैंड होगी, नहीं, इट टेक्स मेनी मेनी ईयर्स। तो ये प्रोसेस कैसा है, बहुत स्लो है। बट जो एंथ्रोपोलॉजिकल होता है वो एक्सेलरेटेड प्रोसेस होता है, या उसे हम कहते हैं एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। बहुत जल्दी ये प्रोसेस होने लगता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि हमारी जो फीकल मैटर हमारी वाटर बॉडी में रिलीज होती है, उसमें मिनरल्स भी होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, मिनरल कंटेंट बढ़ा देते हैं वाटर का। और मिनरल कंटेंट अगर वाटर का बढ़ता रहेगा तो ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे, डेड ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे, सिल्ट सैंड तो वैसे ही एक्यूमुलेट हो रहा है। तो जैसे जैसे ये इंक्रीज होता रहेगा, आपकी जो वाटर बॉडी वो लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी जल्दी। तभी एक्सेलरेटेड, क्योंकि इसने होना तो है बट एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम उसको एक्सेलरेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका यूट्रोफिकेशन। अब नेक्स्ट पूछा गया है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सेकेंड पार्ट में पूछा है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी फूड चेन में आपके टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्यूमुलेट होना। मतलब ये देखिए, ये एक्स है, एक्स को खाता है वाई, वाई को खाता है जेड, जेड को खाता है आपका बीटा। तो मान लीजिए कि आपका एक्स है, एक्स में कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, लेड है मान लीजिए, वो आपका बहुत कम अमाउंट में, मान लीजिए 0.00006 ppm, इतने कम अमाउंट में प्रेजेंट है। अब ये जो वाई है, यूजुअली वाई मतलब प्रेडेटर जो है, जो एक्स को खा रहा है, वो एक ही एक्स तो नहीं खाएगा अपने लाइफ टाइम में, वो अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे एक्स खा लेगा। तो क्या होता है, ये इस तरीके से, मान लीजिए इसने 10 एक्स खा लिए, तो ये अमाउंट 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया। अब वाई में कितना चला गया, 0.006 ppm, ठीक है। अब मान लीजिए जेड जो है वो प्रेडेट करता है किस पे, इस पे, वाई पे। सिमिलरली जेड जो है अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक ही वाई तो खाएगा नहीं, बहुत सारे वाई खा लेगा। तो मान लीजिए इसने 20 खा लिए, तो अब इसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका अमाउंट और इतना हो जाएगा, ठीक है, 20 से मल्टीप्लाई करके। अब ये बीटा है, ये भी जेड खाएगा, अब एक ही जेड तो खाएगा नहीं, सिमिलरली 10 टाइम्स खा लिया, तो ये 1.2 ppm। तो इस टॉक्सिक सब्सटेंस को आप देखिए, पहले इतना कम अमाउंट में था, लेकिन इस फूड चेन की वजह से ये कैसा एस्टैब्लिश हो गया, इतना ज्यादा एस्टैब्लिश हो गया फूड चेन में, राइट। तो ये होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ओके, तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक्यूमुलेशन of toxic substance in successive trophic levels in a food chain। एक फूड चेन पे हर सक्सेसिव लेवल पे आपका क्या हो रहा है, टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन हो रहा है, या हम लिख सकते हैं एक्यूमुलेशन और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। और इस प्रोसेस का एक एग्जाम्पल है हमारे एक्वेटिक फूड चेन में। इसका एग्जाम्पल होता है आपका DDT का अमाउंट, DDT इन एक्वेटिक फूड चेन, ठीक है। इसको हम अभी समझते हैं, एक्वेटिक फूड चेन। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे एक्वेटिक फूड चेन का। देखिए ये एग्जाम्पल है, सबसे नीचे है आपका वाटर, ठीक है। वाटर में प्रेजेंट है जू प्लैंकटन। क्या है, जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन पे फीड करती है हमारी स्मॉल फिशेस। क्या है, स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिश को खाती है आपकी लार्ज फिश, और लार्ज फिश को कुछ आपकी प्रेडेटरी बर्ड्स ऐसे होती हैं वो खाती हैं, ठीक है। तो बर्ड्स, ये आपके एक्वेटिक फूड चेन है जिसका हाईएस्ट लेवल पे ये इसको खा रही है,
लार्ज फिश को, ठीक है। अब एक्वाटिक फूड चेन में मान लीजिए कि आपका डीडीटी का अमाउंट है 0.003 पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। अब ये जू प्लैंकटन जो पानी में रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है वो एक बूंद पानी का लेंगे या एक पार्ट पर बिलियन पानी लेंगे, क्योंकि एक पार्ट पर बिलियन में आपका कितना प्रेजेंट है 0.003। तो जू प्लैंकटन तो बहुत सारा पानी लेंगे, तो मान लीजिए इनने ले लिया आपका बहुत सारा पानी, तो अब जू प्लैंकटन में ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ये क्या है डीडीटी, डीडीटी का अमाउंट बता रही हूं मैं 0.04 पार्ट्स पर मिलियन। अब मुझे बताइए पार्ट्स पर बिलियन बड़ा हुआ है या पार्ट्स पर मिलियन? पार्ट्स पर बिलियन वाला छोटा होगा, मतलब एक पार्ट ऑफ एक बिलियन, और मिलियन कम अमाउंट होता है, मतलब समझ रहे हैं आप? ये वही बात हो गई कि करोड़ों में एक पार्ट या फिर लाखों में एक पार्ट। लाखों में एक पार्ट बड़ा होगा और करोड़ों में एक पार्ट छोटा होगा, क्योंकि ये जो पार्ट वाला वर्ड आ रहा है ना वो डिनोमिनेटर में आता है आपके, जैसे 1 पार्ट पर बिलियन, मतलब अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो आपका ऑब्वियसली जो वैल्यू आएगी वो छोटी होगी ना, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। अब आप समझे, तो यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हो गया अमाउंट, ठीक है। इस तरीके से आपका ये एस्टैब्लिश हो गया। अब आपने देखा कि जू प्लैंकटन को खाती हैं फिशेस। अब ऐसा तो नहीं है कि 1 पार्ट पर मिलियन फिश खाएगी आपके स्मॉल फिश को, तो इसका अमाउंट अब इंक्रीज होगा, फिर से इंक्रीज होगा डीडीटी का अमाउंट, ठीक है। तो फिर से इंक्रीज होगा, अब ये हो जाएगा 0.5 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ डीडीटी। फिर बहुत सारी स्मॉल फिश को खाया लार्ज फिश ने, तो ये हो गया 2 पार्ट्स पर मिलियन किसका, डीडीटी का, ठीक है। अब बर्ड ने खाई बहुत सारी लार्ज फिशेस, तो ये हो गया 25 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ डीडीटी। तो अब आप देख सकते हो कि फूड चेन में, ये फूड चेन ही तो है, इस फूड चेन में कहां से स्टार्ट किया था हमने 0.003 पार्ट्स पर बिलियन, लेकिन ये डीडीटी अब जाके कितना हो गया 25। हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे ये इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया। अगर आप देखोगे इसका कितना टाइम्स है तो इट्स वेरी हाई, अगर मतलब मैं बोलूँ ये इसके 1000 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली 1000 या 900 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, समझ रहे हो, 1000 टाइम्स भी नहीं, 1000 टाइम्स से ज्यादा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इतना अमाउंट इंक्रीज हो गया कैसे, इस बायो मैग्निफिकेशन के प्रोसेस की वजह से। अब मैं कह रही हूँ डीडीटी का अमाउंट इंक्रीज हो गया, तो क्या डीडीटी एक हार्मफुल सब्सटेंस है। डीडीटी क्या करता है, डीडीटी इंटरफेयर्स विद कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, बर्ड्स के कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के में इंटरफेयर करता है। इसकी वजह से क्या होता है, बर्ड्स की थिनिंग ऑफ शेल्स होती है, मतलब जो बर्ड्स एग्स ले करती हैं उनके जो शेल्स होते हैं वो कैल्शियम के होते हैं, ठीक है। तो ये जो शेल्स हैं वो थिन हो जाते हैं, थिनिंग ऑफ शेल्स। अब अगर शेल्स ही थिन हो जाएंगे तो उससे क्या होता है, प्री मेच्योर हैचिंग ऑफ एग्स, शेल्स ऑफ एग्स हैचिंग ऑफ एग्स, ओके। मतलब देखिए जो आपका ये एग है, एग का जो शेल है वो मोटा होना चाहिए, थिक होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ वो इतना ही थिन बना। क्योंकि वो थिन बना तो जो इसके अंदर आपकी बर्ड है वो जल्दी हैच कर गई। अब इसका एक नुकसान है, इसका नुकसान ये है कि एक बर्ड को पर्टिकुलर टाइम के बाद ही बाहर आना चाहिए, जब वो अंदर एक प्रॉपर स्टेज तक डेवलप कर गई तब उसके बाद उसे बाहर आना चाहिए। लेकिन अगर प्री मैच्योर हो गई तो वो नाजुक सी होगी, तो नाजुक सी होगी मतलब वो वल्नरेबल है प्रीडेशन के लिए, ठीक है, उस पे प्रीडेटर्स जल्दी अटैक कर सकते हैं, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम हो गया। तो ये है बायोमैग्निफिकेशन का मतलब, ये एक एग्जांपल है डीडीटी वाला जो एक्वेटिक फूड चेन में एस्टैब्लिश्ड है, राइट। नेक्स्ट पार्ट में आपको पूछा गया है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एंड वेज फॉर इट्स रिप्लेनिशमेंट। तो यहाँ पे बात करी गई है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एंड वेज ऑफ इट्स रिप्लेनिशमेंट, एंड वेज
ऑफ इट्स रीप्लेनिशमेंट। अब मुझे बताइए कि ग्राउंड वाटर का जो डिप्लीशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? किसी भी चीज का डिप्लीशन या कमी हमारे नेचर में, हमारे ग्राउंड वाटर हमें इनफ प्रोवाइड करा गया है नेचर से, ठीक है। ग्राउंड वाटर बनता है और वो रिप्लेनिश भी होता है, मतलब वो इतना बना हुआ है कि हम यूज करें और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो रिप्लेनिश भी हो जाता है खुद, ठीक है। लेकिन ये ऐसा अब नहीं हो रहा है, मतलब उसका डिप्लीशन ही हो रहा है, रिप्लेनिशमेंट नहीं हो पा रहा। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उसे टाइम ही नहीं दे रहे हैं रिप्लेनिश होने के लिए। जैसे कि आपके पास एक ग्राउंड वाटर का अमाउंट है इतना, ठीक है, तो हम इसको यूज कर लेंगे और इसको ये अपने आप भी रिप्लेनिश हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम लेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बार बार इसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इतना एक्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं कि ये बाद में अपनी रिप्लेनिशमेंट एबिलिटी खो देता है। हम उसको टाइम ही नहीं दे रहे हैं रिप्लेनिश करने के लिए, हम उसे ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन मतलब है कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। और ग्राउंड वाटर को हम ओवर एक्सप्लॉइट क्यों करते जा रहे हैं? फॉर ह्यूमन कंजप्शन, अपने लिए, फॉर ह्यूमन कंजप्शन। आपको पता है जो अर्थ है उसका मेजर पार्ट पानी से बना हुआ है, लैंड से कम और पानी से ज्यादा बना है, लेकिन फिर भी पानी की कमी है क्योंकि जो मेजर पार्ट है पानी का वो मेरीन या सॉल्ट वाटर है, और हमें जो यूज करना होता है वो फ्रेश वाटर होता है। तो फ्रेश वाटर की लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। आपकी रिवर्स हो गई, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, उसमें से एक आपका ग्राउंड वाटर भी आता है, ठीक है। आप ग्राउंड वाटर को यूज करते हो फॉर ह्यूमन कंजप्शन, बट आप उसको इस तरीके से यूज कर रहे हो जिसे हम कहते हैं अनसस्टेनेबल यूज। अनसस्टेनेबल यूज मतलब हम आज की डिमांड्स को पूरी कर रहे हैं विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कल की डिमांड्स। मतलब हम इस तरीके से यूज नहीं कर रहे कि हम आज भी यूज कर रहे हैं और इतना अपने कल के लिए भी बचा रहे हैं, हम उसे आज ही ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आज से मेरा मतलब एक दिन का नहीं है, प्रेजेंट का है, कि हम जितना मिल रहा है हम उसे खर्च करते जा रहे हैं। हम आगे की फ्यूचर की नहीं सोच रहे हैं, आज से 10 साल बाद या 20 साल का हम सोच ही नहीं रहे हैं। हमें उसे इस तरीके से यूज करना चाहिए, बट हम कैसे कर रहे हैं? अनसस्टेनेबल यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। तो इन वजह से क्या हो रहा है, आपका ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उसका अमाउंट कम होते जा रहा है और अब बचेगा ही नहीं वो। तो अब वेज ऑफ रिप्लेनिशमेंट की बात करें तो सबसे पहला तो यही है कि हम उसका सस्टेनेबल यूज करें। कैसा यूज करें? सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर, इस तरीके से यूज करें कि हम आगे का भी ध्यान रखें, राइट। फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि हम प्लांट करें ऐसे प्लांट ट्रीज विच बाइंड सॉइल एफिशिएंटली। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि देखिए, आपके कुछ ट्रीज होते हैं जो पानी को नीचे बहने देते हैं, लेकिन कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो सॉइल से, मतलब उनकी रूट जो है सॉइल से अच्छे से बाइंड होके रखती है। तो उसमें क्या है, पानी एकदम से डिप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। पानी आया और गया ऐसा नहीं, पानी वहां रुकता है। किसकी वजह से? ऐसे प्लांट्स की वजह से। तो ग्राउंड वाटर इनकी वजह से अप टू सर्टेन लिमिट रिप्लेनिश हो सकता है, ठीक है। ये एक तरीका है। एक तरीका है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अभी आपने क्या किया, सबसे पहले स्टेप में जितना पानी आपको है आपने उसको अच्छे से यूज करा, उसे लिमिटेड यूज करा, जितना चाहिए या उससे कम, ठीक है। दूसरा, आपने ट्रीज प्लांट किया। तीसरा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जो पानी आ रहा है बारिश के थ्रू, आपने उसको स्टोर करके रखा और लेटर ऑन आपने इसको यूज करा। इसे कहते हैं आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर को स्टोर करके रखा, क्योंकि रेन वाटर तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, आप कोई उसको यूटिलाइजेशन में तो लाते नहीं हो, है ना। तो इस तरीके से आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।